1 to 10 और आपके 18 to 27 वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, कैरिंग 1 मार्क्स ईच। और 11 to 12, 11 12 दो क्वेश्चंस और 28 29 दो क्वेश्चंस, ये आपके 3 मार्कर ईच वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका 13 14 15 और 30 31 32 ये आपके 4 मार्क्स ईच हैं। और 16 17 और 33 34 ये आपके 6 मार्क ईच हैं। तो ये पहले वाले जो हैं ये आपके आपके स्टैट्स के हो गए, और ये बाद वाले आपके माइक्रो के हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 हैंड रेस करते चलेंगे और आंसर देते चलेंगे, फटाफट फटाफट खत्म करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और हैंड रेस करेंगे। सारांश। और डी कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड, क्योंकि डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिविजन ये तीनों किसके मेथड हैं? ये तीनों हैं आपके मीन के, और कार्ल पियर्सन आपका मीन का मेथड नहीं है। द रेंज ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, रेंज कहां से कहां तक की होती है? -1 to 1। -1 to 1 के बीच में होती है आपकी सिंपल कोरिलेशन की। तो याद करते चलेंगे साथ साथ इसको। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हैंड रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, if Rx is equal to 0, then variable x and y are? अवलीन। नॉन लीनियरली रिलेटेड, बी पार्ट। नहीं, गलत है। क्यों? लीनियर क्या होता है? जब सारे के सारे आपके एक ही लाइन पे होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब वो सारे एक ही लाइन के ऊपर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आपका लीनियर रिलेटेड। और अगर आपके सारे बिखरे हुए हैं, एक लाइन पे नहीं आ रहे लेकिन बिखरे हुए हैं ऐसे या ऐसे, तो उसे हम बोलते हैं नॉन लीनियर। लेकिन अगर आपके कोई रिलेशन नहीं बन रहा, Rx y = 0 का मतलब है कि जीरो कोरिलेशन है, तो इसका मतलब दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो दैट इज इंडिपेंडेंट। अब जैसे एग्जांपल, अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो उससे स्कूल की जो फीस है बच्चों की, उसकी डिमांड पे क्या असर होगा? अब पेट्रोल के प्राइस का स्कूल की फीस से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, तो यानी जीरो कोरिलेशन, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, तो ये दोनों वेरिएबल अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। 4 के लिए हैंड रेस करेंगे, लीजा। सर ऑप्शन बी नेगेटिव। ऑप्शन बी नेगेटिव। प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम, प्राइस गिरता है डिमांड ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर अंडर लास्पेयर मेथड। हैंड रेस करके चलेंगे। अदिति। सर सिग्मा P1QO डिवाइडेड बाय POQO इंटू 100। फिशर्स का कौन बताएगा? हैंड रेस। भव्या। So √L × P. स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट पेयर इंटू पांचशे। और पांचशे क्या होता है? जो आपके करंट ईयर पे निकलता है Q1 पे, और लास्ट पेयर जो बेस ईयर पे निकलता है। हाँ जी। रीड द हाइपोथेटिकल केस स्टडी, और उसके बेसिस पे आपको आंसर देने हैं। तो जरा केस स्टडी पढ़ेंगे और उसके बेस पे आंसर देंगे। केस स्टडी आपने यहां से यहां तक की पढ़नी है, तो जस्ट रीड दी केस स्टडी और उसके बेस पे हम आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड। हाँ जी, कौन आंसर देगा? प्राइमरी डेटा। मैंने एक सेकंड, प्लीज, मैं जिससे पूछूं वही आंसर देगा। जसवीन। प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हैंड रेस करेंगे, सांजवी। सेकेंडरी। इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन इज कॉल्ड अ सेकेंडरी डेटा। तो जहां पर इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा कलेक्ट करता है और उसको एक्सप्रेस करता है, प्राइमरी।
जहां हम डेटा कोई एजेंसी करती है और किसी को छापने के लिए देती है, सेकेंडरी। डैश डेटा आर मोर रिलायबल, ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर देगा कौन, रुको जरा, जिसने अभी तक नहीं दिया। इसका आंसर देगा कौन, कौन देगा? चलो, अर्नव देगा। So primary data is more reliable. ये एक, अच्छा, तो डैश डेटा प्राइमरी डेटा आर मोर रिलायबल डेटा, ठीक है। विच आर नॉट, व्हाट आर, विच आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चनर, हैंड रेस करेंगे। सारांश। C mathematical questions. मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए उसमें, कैलकुलेशन वाले। ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे और हैंड रेस करेंगे जरा। सिंपल है ये तो, कोई भी दे देगा आंसर इसका। हैंड रेस करके चलेंगे प्लीज। देव। Quantitative data. क्वांटिटेटिव डेटा, ओके। कैलकुलेट मीडियन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। आपको मीडियन निकालना है। क्वेश्चन नोट डाउन करो, और आपके पास पूरे, मैंने आपको 2 मिनट दिए। वैसे देखो, स्टैट्स का पेपर मैं आपके साथ अलग डिस्कस कर लूंगा, तो अभी आप मुझे सिर्फ एक काम करो, क्योंकि स्टैट्स में टाइम लगेगा, तो स्टैट्स का पेपर हम दोबारा इसको क्लास में इस पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ मुझे हैंड रेस करके बताएंगे कि इसमें कौन सी सीरीज है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसके स्टेप्स क्या होंगे, बस ये बताना है। उसके लिए हैंड रेस करो। हैंड रेस करेंगे फॉर्मूला और स्टेप्स बताने के लिए, और कौन सी सीरीज है उसके लिए। क्या बात है, मीडियम के लिए भी हैंड रेस नहीं हो रहे आप लोगों के? इससे आपको आज आपको अपनी औकात पता लग जाएगी कि आपकी कितनी तैयारी हो रखी है या आप किस लेवल पे हो। उसके बेसिस पे आप अपने आप को सेट कर सकते हो। तो लेट मी सी कि आपका क्या स्टैंडर्ड है, क्या लेवल है। अगर आपको मीडियम के फॉर्मूला भी नहीं आता, तो इससे बड़ी शर्म वाली बात कुछ नहीं है। और आप अगर इकोनॉमिक्स को इतना हल्का लेके चल रहे हो कि काम चल जाएगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, यही बर्बाद कर देगा सब्जेक्ट। हाँ दृष्टि, कौन सी सीरीज है? सर ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। बिल्कुल, फॉर्मूला बोलो। इसमें L प्लस N माइनस 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसमें n/2 क्या होगा? सर इसमें जो टोटल आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, उससे अगर हम डिवाइड सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपकी आएगी n/2। CF क्या होगा? जो वैल्यू आएगी उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, जो आपकी मीडियन क्लास निकलेगी। I, इसमें I क्या होगा? सर 10। Gap 10, between कॉमन डिफरेंस class गैप अब members. ये। और लोअर लिमिट क्या होगी? जो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। और इसमें एक स्टेप कौन सा लगता है? सबसे पहला स्टेप क्या लगता है मीडियन निकालने के लिए? असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा कौन सा लगता है? CF. CF निकालना। तो ये आपका इसका हो गया। राइट डाउन टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन, ये आप लिख लोगे कि सिंपल होते हैं, रिलायबल होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू देते हैं। डीमेरिट हो गया, एक्यूरेसी शो नहीं करते, ये सब। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, हैंड रेस करेंगे कौन सी सीरीज है और इसका डायरेक्ट का, शॉर्टकट और स्टेप डिविजन का क्या फॉर्मूला होगा। हैंड रेस करेंगे कौन सी सीरीज है पहले वो बताने के लिए। सांजवी। सर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज है, वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बोलो। सर एफ सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, एन हो गया सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, एक्स हो गया ये। शॉर्टकट का बोलो। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। स्टेप डिविजन का बोलो। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। डी कैसे निकालते हैं वो बोलो। सर एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। -a X minus A. हाँ, एक्स माइनस ए, ठीक है। और डी कैसे निकालते हैं? डी डैश अपॉन X minus A upon C. सी। सी हो गया कॉमन फैक्टर आपका। चलिए, जिनको नहीं भी आता या रिवाइज नहीं किया है, साथ साथ रिवाइज करते चलो।
क्वेश्चन नंबर 13, आपको पाई डायग्राम बनाना है जिसमें आपको आइटम दी हुई है, आइटम आपको परसेंटेज में नहीं दी हुई, रुपीज में दी हुई है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ, मान लो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है आपको 480, 360, 240 और 120। अगर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, प्रवीण अपना कैमरा ऑफ कर, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ, हैंड रेस करेंगे, तो इसके स्टेप्स क्या होंगे पाई चार्ट के लिए डिग्री तक पहुंचने के लिए। हाँ जी अदिति। सर पहले परसेंटेज निकालेंगे और फिर डिग्री में। अच्छा, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसका टोटल कर लो पहले। 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। 480 बाय टोटल इंटू 100। 480 बाय टोटल इंटू 100, वो परसेंटेज में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, डिग्री कैसे निकालेंगे? सर डिग्री डिग्री कैसे? अपॉन सम टोटल ऑफ डिग्री इंटू 360। नहीं, गलत है। इसकी जो वैल्यू आएगी, मान लो इसकी वैल्यू आ गई आपकी सपोज 40%, तो 40/100 इंटू 360। ये तो हो गया लंबा मेथड। एक शॉर्टकट मेथड आपको सिखाया था, वो क्या होता है? उसके लिए हैंड रेस करेंगे भव्या। So 480 divide by total into 360. वेरी गुड। सीधा डिग्री कैसे निकाल सकते हैं, पहली वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 360, तो भी आपकी डिग्री आ जाएगी। और ऐसे सबका निकाल के डिग्री का सम टोटल 360 होना चाहिए, और 360 को आपने प्लॉट करना शुरू करना है डी की हेल्प से। चलिए, फॉलोइंग टेबल शोज सेक्टर वाइज जीडीपी, ईयर दिया हुआ है एग्रीकल्चर, अलाइड इंडस्ट्री, सर्विसेज। मल्टीपल टाइम सीरीज ग्राफ बनानी, यानी मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है। अच्छा सुनो, फर्क है, जल्दबाजी मत करना। इसमें बोला है मल्टीपल बार डायग्राम, नहीं बोला मल्टीपल टाइम सीरीज ग्राफ बननी है। ये ज्यादातर स्कूलों में कटा हुआ है, फिर भी बताया हूँ कैसे बनाना है। आप यहां पर ले लोगे 0, यहां से लेना शुरू कर दो। मान लो सपोज 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 एंड सो ऑन। अब यहां पर आपका मिनिमम 0 से लेकर मान लो कितने तक जा रहा है, 11 तक जा रहा है। तो आप ले लो जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10 और मान लो 12। अब एग्रीकल्चर अलाइड के लिए मान लो आपने डैश 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 ले लिया, इंडस्ट्री के लिए आपने क्रॉस 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 ले लिया, या सर्विसेज के लिए 0 0 0 बिंदियां ले ली। अलाइड कितना है 94 95 में 5.0, तो 94 95 के बीचों बीच 5.0 यानी 5 पे आपने मार्क कर लिया। 95 96 में माइनस है, तो यानी माइनस आपका कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ। तो मान लो ये आपका 2 है, तो ये कहीं आपका इधर बन जाएगा माइनस। ठीक है, 9.6 ऊपर है, 96 से 97 में, 96 के 97 में 9.6, तो कहीं आपका यहाँ पर ही आपका डैश लग जाएगा, बिंदी लगा लो ऐसे यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, और 97 98 में आपका माइनस है, तो नीचे बन जाएगा। तो इसमें आपने क्या कर लिया, ऐसे जोड़ते 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 ऐसे ही बना लिया इस तरीके से। इंडस्ट्री के लिए 9.2 है, मान लो इसके बीच में 9.2 है, यहाँ पे सपोज 95 96 में 11.8 है, 11.8 है, तो आपने इसकी क्रॉस 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 ऐसे अलग अलग, तो अलग अलग करके बनना वैसे ही है, लेकिन बस इसको लाइन से लाइन की तरह ज्वाइन करना है। तो अगर किसी के स्कूल में आ रहा है तो ही वो करे, अदरवाइज छोड़ देना। जिनको टाइम सीरीज ग्राफ नहीं कराया वो छोड़ देंगे। कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। हैंड रेस करेंगे कि ये कौन सा मेथड लगेगा, हैंड रेस करेंगे कि ये कौन सा मेथड लगेगा, और इसकी आपका क्या फॉर्मूले लगेंगे, वो सब मैं पूछूंगा। तो प्लीज हैंड रेस करके चलें जरा। अर्नव, सबसे पहले बता कि इसमें हमें क्या कौन से मेथड से निकालना है और कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अर्नव यस सर। बता कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये, हैंड रेस किया हुआ तूने। अगर आप नहीं बता पा रहे तो आप सबके लिए शर्म से डूब मरने की बात है। मैं तो कहता हूं अभी चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब जाओ। क्यों? क्योंकि कल ही आपको ये सब सर करवाया तो गया है चैप्टर क्लास में। 1 से है ना?
बहुत बढ़िया अर्नव, बहुत बढ़िया। प्लीज जॉइन जॉइन योर हैंड्स टू अपलॉड फॉर अर्नव। मतलब आप कितने, आपके हालात खराब हैं, दूसरे सब्जेक्टों में लगे हुए हो, इकोनॉमिक्स को आप रत्ती भर हाथ नहीं लगा रहे हो, और मैं लिटरली कह रहा हूँ मेरे बस का नहीं है इससे ज्यादा करवाना। आपकी रिवीजन खत्म करा दी, सब कुछ करवा दिया, अभी तक आपको यही नहीं पता कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर क्या झक मार रहे हो तो भाई कोई क्लास में? बाकी सब्जेक्ट तो आपको याद रहते हैं, और इको को आपने तो ऐसे सोच रखा है तो टुच्चा सब्जेक्ट है, हो जाएगा, और इसी में डूबोगे। हाँ सांझवी। सर कोरिलेशन का है। कोरिलेशन का भव्या कौन सा मेथड है ये? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन, या स्कैटर डायग्राम? सांझवी। सर इसे हम रैंक वाले से और जो फर्स्ट कार्ल पियर्सन की थी दोनों से नहीं कर सकते। वेरी गुड, शाबाश। अवलीन। सर कार्ल पियर्सन मेथड है। वेरी गुड, कार्ल पियर्सन। सांझवी क्या हो गया तुम्हें? मैंने क्लास में चिल्ला चिल्ला के क्या बोला था? कोफिशिएंट, कोरिलेशन, रैंक वर्ड अगर यूज नहीं है तो वो कार्ल पियर्सन होता है। क्या यहाँ रैंक वर्ड लिखा हुआ है? अगर यहाँ ओके। रैंक वर्ड नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये कार्ल पियर्सन का है। और ये कौन सा मेथड दिया हुआ है? डायरेक्ट, शॉर्टकट, या स्टेप डिविजन? ये आपको वैल्यूज किसके डायरेक्ट किए हैं या शॉर्टकट की हैं, या स्टेप डिविजन किसकी हैं? भव्या, दृष्टि। सर डायरेक्ट मेथड। आपको ये वैल्यूज कौन सी दी हुई हैं? ये आपकी वैल्यूज दी हुई है, आपकी देखो, आपकी वैल्यू माइनस वगैरह में दी हुई है, फिर पॉजिटिव में जा रही है, तो शॉर्टकट आपको दिया हुआ है। आपको ऑलरेडी शॉर्टकट वैल्यू दिए हैं, आप डायरेक्ट से भी कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। आप शॉर्टकट या डायरेक्ट दोनों से कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन है। जब तक वर्ड रैंक गिवन नहीं होगा तब तक वो कार्ल पियर्सन है, रैंक आते ही वो आपका स्पीयरमैन बन जाएगा। आपको फुल लेंथ पेपर सॉल्व इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ये मन में डर बन जाए कि हाँ पेपर ऐसा आता है, और आपको कितना आता है, आपको कितना नहीं आता। भैया बाकी सब्जेक्टों के साथ साथ इकोनॉमिक्स को भी इक्वली वेटेज दो। ज्यादातर कंपार्टमेंट है इको में आती है, अकाउंट्स मैथ्स तो फिर निकल जाता है, क्योंकि अकाउंट्स में इसलिए निकल जाता है क्योंकि एक आपका पैरामीटर दिया हुआ है, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, उससे ज्यादा फालतू उसमें कुछ भी नहीं है। 10 एंट्रियां याद कर लो, ट्रायल बैलेंस की काम हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। तो इकोनॉमिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन योर अकाउंटेंसी। अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा मुश्किल है या आसान है, हम कर लेंगे, तो थोड़ा सा फोकस करो। हाँ जी। सर हाँ सर आई थॉट यू टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। आई डिडंट लाइक सी कि आप 14th करवा रहे हो, इसलिए मैंने बोला चैप्टर नंबर 1 से। चल कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, हैंड रेस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो मैं पूछने वाला हूं। मोड निकालना है ग्रुपिंग मेथड से और एनालिसिस टेबल, हैंड रेस करके चलेंगे जरा। वेरी गुड। मोड का क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार मैंने क्लास में करवा दिया, और उसके बावजूद भी सिर्फ एक हाथ रेज हुआ है 25 बच्चों में से। शाबाश। अब इससे आप लगा लो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो इस सब्जेक्ट में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी अर्नव, इसमें यस सर। सबसे पहले क्या बनेगा? सर इसमें सबसे पहले हम क्लासेस बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम। वन कॉलम में हम क्या लेंगे? 1 1 + 2। सब वन कॉलम में सबसे पहले क्या आएगा? वन ओनली, जो हाँ फ्रीक्वेंसी जी का हाँ, होगा। फर्स्ट में फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड में 1 + 2, फिर थर्ड में 2 + 3, फिर 1 + 2 + 3, फिर 2 + 3 + 4, फिर 3 + 4 + 5। ये आपने ग्रुपिंग कर लेनी है फ्रीक्वेंसी में से, फ्रीक्वेंसी में से आपने ग्रुपिंग करनी है और ये बनाना है। उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद एक सेकंड टेबल बनेगा जिसमें हम एनालिसिस करेंगे कि सबसे ज्यादा किसमें हम टिक मारेंगे। बिल्कुल, एनालिसिस करके सपोज आपको पता लगा कि आपका 40 to 50 में सबसे ज्यादा टिक लग रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद फॉर्मूला लगेगा H × F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × I। सॉरी, बिल्कुल, एल इसके एल बाद इंटू इसके बाद हम लगा देंगे कौन सा मेथड? इसके बाद हम लगा देंगे आपका, इसके बाद हम लगा देंगे आपका कौन सा मेथड?
इसके बाद हम लगाएंगे आपका इंस्पेक्शन मेथड, जिसका फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस माइनस F2 F2 इंटू इंटू आई। आई। अब अगर ये आपका 40 to 50 आपकी मॉडल क्लास है, तो F1 हो गया 15, F2 हो गया 22, और F0 हो गया 15, F2 हो गया 22, और F1 हो गया 23, और लोअर लिमिट होगी 40, और आई हो गया कॉमन डिफरेंस 10। चलो, गवर्नमेंट and policymakers use statistical data to formulate suitable policies of economic development. Illustrate with 2 examples. तो सबसे पहले तो आप इसमें बताओगे कि गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर जो है स्टैटिस्टिकल डेटा क्यों करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपको कुछ पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी होती हैं। और 2 एग्जांपल्स अब क्या लोगे, 2 एग्जांपल में आप इंपॉर्टेंस लिख दोगे स्टैटिस्टिक्स की, कि आपकी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए जरूरत पड़ती है, या कोई भी आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस पूरे पेपर को डिस्कस करने के बाद मैं आपको इसकी वो भेजने वाला हूँ आंसर की, तो आंसर की इस क्वेश्चन पेपर के साथ भेजूंगा और रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, तो आप उसके साथ साथ इस पेपर को पूरा रिवाइज करोगे। दिस अ वेरी स्टैंडर्ड पेपर, और काफी स्कूल इसी पेपर जो मैं आपको पेपर करवाऊंगा इन्हीं पेपर के बेस पे वो आपको क्वेश्चन इसी टाइप के देंगे, और पेपर एग्जैक्टली आपका ऐसे ही आएगा। Explain the importance of consumer price index. What are the difficulties in construction of consumer price index? तो थ्योरी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर की तरह काम करता है, एवरेज प्राइसेस को रिलेक्ट कर लेता है। डिफिकल्टी क्या आती है कि आपको बेस ईयर सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है, तो वो आपको थ्योरेटिकल मेरी बुक में मिल जाएंगे इसके आंसर, वहां से आप इसको याद कर लेना, थ्योरी है याद कर लेना। और किसी को अगर ये थ्योरी नहीं मार्क करनी, तो वो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको लास्ट पेयर, पास्ट ईयर, फिशर निकालना है। हैंड रेस करेंगे फॉर्मुलेस के लिए, हैंड रेस करेंगे फॉर्मूले के लिए। अभी तक सिर्फ 2 हाथ हैंड रेज हुए हैं, शर्म की बात है अगर आपको ये भी नहीं आता तो। 3, 4। अगर आप सोच रहे हो कि हर संडे हम उठा के चल दें कि सर तो करवा ही रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। जब तक आप खुद नहीं करोगे अपने हाथ से आंसर लर्न या रिवाइज, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सांजवी, लास्ट पेयर का फॉर्मूला बोलो। सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P1 Q1। P0 Q0 इंटू 100। सॉरी सर। पांच का बोलो। सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। पांच करंट ईयर क्वांटिटी में निकलता है, और लास्ट पेयर बेस ईयर क्वांटिटी पे। तो इसमें हम P1 Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे, P0 Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से करते चले जाएंगे। ठीक है। और फिशर्स का बोलो। अंडर रूट L इंटू P। L इंटू पी, ये हो गया। तो ये आपका स्टैट्स का पेपर बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी तरीके से आएगा जो आपको तैयार करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देंगे, हैंड रेस करेंगे। बोलो, एमआर क्या होगा। अगर आपकी आउटपुट 20 से 22 हो गई और टीआर आपका 620 से 680 हो गए, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमआर। अदिति, फिर 60। फिर सोच लो, गलत है। दृष्टि, Sir, MR is equal to change in TR upon change in output. So change in TR is 60 and change in output is 2. So the answer would be 30. 30। चेंज इन टीआर 860 अपॉन चेंज इन आउटपुट 2, 60 अपॉन 2, 30। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हैंड रेस करेंगे। ये आपकी एक्सेस सप्लाई है, जहां का मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होता है।
तो जब एक्सेस सप्लाई होती है तो मार्केट प्राइस टेंड्स टू Fall. वन मार करके आप ओपन आंसर दे सकते हो। तो मार्केट प्राइस फॉल करेगा। एक्सेस सप्लाई में क्या होता है, कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर माल बेचने के लिए प्राइस कम करता जाएगा। गिव द मीनिंग ऑफ प्राइस सीलिंग। ओपन आंसर, वन मार्कर में ओपन आंसर देंगे। प्राइस सीलिंग क्या होती है? Sir, price ceiling is the not maximum, but the amount given to the small farmers for MSP. So, price ceiling is the maximum price at which the goods can be sold. जी नहीं, प्राइस सीलिंग इज द minimum price, is a maximum price which is set by the government for the benefit of the economic weaker section, and this price is always below the equilibrium price. This is a price at which government provide essential commodities to economic weaker section at the subsidized price at under PDS scheme. तो proper definition लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। चलो, सर फिर MSP वाला प्राइस फ्लोरिंग है? हाँ वो प्राइस फ्लोरिंग है, ऊपर Okay. होता है। ट्रू और फॉल्स? टीपी कैन डिक्रीज व्हेन एमपी इज पॉजिटिव। डायग्राम बना के देखते हैं पहले। ये टीपी हो गया, ये आपका एमपी हो गया। तो कहता है टीपी कैन डिक्रीज व्हेन एमपी, एमपी पॉजिटिव मतलब जीरो से अगर ऊपर होगा, चाहे एमपी बढ़े या गिरे, अगर वो जीरो से ऊपर है तो टीपी डिक्रीज करेगा। फॉल्स, टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे या इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट पे। टीपी डिक्रीज कब करता है? जब एमपी नेगेटिव होता है Whenever तब करता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ध्यान से पढ़ के चलो। 22 पे आ जाओ। अंडर विच मार्केट होमोजीनियस प्रोडक्ट्स आर फाउंड? ओपन आंसर वन मार्कर में। परफेक्ट कॉम्पिटिशन। Perfect competition. perfect competition. परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मोनोपोली में क्या होता है? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। हाँ, मोनोपोलिस्टिक में मोनोपोलिस्टिक में हेट्रोजीनियस। ये तो सिलेबस से है ही नहीं, छोड़ दो। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट AC इज इक्वल टू, at zero level of output AC is equal to, वैसे तो कोई क्वेश्चन गलत है। जीरो लेवल हो या वन लेवल हो, AC is equal to MC होता है। इसको बताओ। कॉज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज कॉल्ड ऑफ अ कमोडिटी इज, मूवमेंट है। ओपन आंसर। Sir, increase in price, increase in supply of a commodity. अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज, Sir, increase in price of commodity. इंक्रीज इन प्राइस। Price. क्योंकि इंक्रीज इन सप्लाई तो हो गया कि प्राइस कांस्टेंट है और सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज हो रही है। लेकिन अपवर्ड मूवमेंट का मतलब है कि, अपवर्ड मूवमेंट सप्लाई का मतलब है कि प्राइस बढ़ा है तभी सप्लाई बढ़ी है। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि मूवमेंट में प्राइस की वजह से आता है और इंक्रीज डिक्रीज आपका कांस्टेंट प्राइस की वजह से आता है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, पढ़ो जरा एक केस स्टडी फटाफट पढ़ो, इसके बेस पे आंसर लिखेंगे। चलो शाबाश, पढ़ो जरा केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हैंड रेस करेंगे। ओके, तो आंसर देगा कौन? सारांश। Sir, inverse relationship. इनवर्स, प्राइस और डिमांड में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ता है डिमांड कम, प्राइस गिरता है डिमांड ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए हैंड रेस करेंगे। भव्या, इफ द प्राइस ऑफ X गुड राइजेस द डिमांड ऑफ Y गुड ऑल्सो राइजेस, ये कौन से हुए? सब्स्टिट्यूट। भव्या, सर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड में एक गुड के प्राइस की वजह से दूसरे गुड की डिमांड बढ़ती है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर इनवर्स होता है तो क्या होता है? वो कॉम्प्लीमेंट्री। 26 के लिए हैंड रेस करेंगे। लीजा। Yes, sir. Demand for inferior goods rises due to, sir, fall in the income of the consumer. बिल्कुल, अगर इनकम गिरेगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जब इनकम गिरेगी तो वो नॉर्मल गुड अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको इंफीरियर गुड की तरफ भागना पड़ेगा।
नॉर्मल गुड के साथ इनकम का डायरेक्ट रिलेशन है और इंफीरियर गुड की डिमांड के साथ इनकम का इनवर्स रिलेशन है. Which are not the determinants of demand of a commodity? Hand raise. Praveen. Sir, B, nature of the commodity. Not a determinant demand. सर डी नहीं होना चाहिए. सर डी Sir, होना B. चाहिए. Sir, D. Size of population. Which are not the determinant of demand? Price है, income है, size of population भी है. सर वो C. मार्केट डिमांड का है. हाँ, तो नेचर ऑफ कमोडिटी पे डिपेंड नहीं करता, पॉपुलेशन सर के साइज पे. इंफीरियर गुड है या अच्छा, फिर वैसे मतलब सर नेचर ऑफ कमोडिटी करता वैसे ये साइज ऑफ पॉपुलेशन तो मार्केट डिमांड है और ये सारे इंडिविजुअल डिमांड के कंपोनेंट्स हैं. ये सारे इंडिविजुअल डिमांड के कंपोनेंट्स हैं. ये आपका मार्केट डिमांड का ऑड मैन है, तो उस हिसाब से साइज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए. एक्सप्लेन एनी 3 फीचर. नाम ले लो, हैंड रेस करके चलेंगे. 3 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. अदिति. Sir, homogeneous products, free entry and exit of goods, and no advertising cost, no cost. पहले दो ठीक थे, उसके अलावा है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इन द मार्केट, या फिर परफेक्ट मोबिलिटी या परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस फ्लोर. 3 मार्कर के हिसाब से क्या क्या लिखेंगे, हैंड रेस करेंगे, वो बताएंगे. अर्नव. Sir, price floor is the minimum price given to the small farmers. It is under the scheme of MSP given by the government. और And 3 नंबर में and उसके साथ साथ एक ग्राफ भी बना देंगे उसका. 3 मार्कर में क्या क्या लिखेंगे, सुन लो ध्यान से. फ्लोर प्राइस is also called the minimum support price. It is a price which is fixed by the government for the benefit of the farmers or the producer, and this price is always higher than the market price. ठीक है. At this price, government buy all the surplus produced from the farmer and keep with itself in the form of buffer stock, which is a consequence of this floor price. और ये डायग्राम बना के उसको थोड़ा सा समझा देना, तो ये हो जाएगा आपका इसका प्रॉपर 3 नंबर का आंसर. बुक में मैंने आपको प्रॉपर आंसर दिया हुआ है, प्रॉपर तरीके से लिखना है. क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपका हर एक दो दिन बाद छोड़ के मैं जूम पे सबको इकट्ठा बुला के एक एक पेपर सॉल्व कराना शुरू कर रहा हूं. आप अपनी तैयारी करते जाओ, डाउट्स लेते जाओ और डिस्कशन करते चलो. हाँ जी, 29 को सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट. सर और कितने देर की क्लास? 15 मिनट. 15 मिनट में खत्म हो जाएगा ये. 1 घंटा तो कम से कम चाहिए हमें एक पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए. हाँ जी, और ऐसे ही पेपर में डिट्टो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपरों में, इसलिए इसी तरीके से आपने तैयार करना है. हाँ जी, पढ़ो. अ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई. एमयू ऑफ एक्स दिया हुआ है 3 और एमयू ऑफ वाई दिया हुआ है 4. प्राइस ऑफ एक्स दिया हुआ है 4 और प्राइस ऑफ वाई दिया हुआ है 4. तो कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होती है, एमयू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एमयू ऑफ वाई अपॉन पी वाई. तो 3/4 इक्वल टू सर नहीं है 4/4, इक्विलिब्रियम. तो No, sir. 0.75 और ये 1. और यहाँ तो अब ये देखो, ये आपका 4 नंबर का है तो रीजन भी देना है, तो ये लेस हो गया. इसका मतलब mu of x upon px is less than mu of y upon py. This means the satisfaction derived from y is more than satisfaction derived from x. Hence, the consumer will be induced to buy more and more unit of y and less of x. As more and more unit of y is consumed, the mu of y goes on falling due to law of dmu, and this process will continue until this become equal to this. तो ये प्रॉपर आपको ये देके रीजन देना है, ठीक है, कि कंज्यूमर में कैसे इक्विलिब्रियम में आएगा वो. चलो, रिकॉर्डिंग साथ साथ हो रही है, आप इसको बाद में सुन भी सकते हो रिकॉर्डिंग को. क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर हैंड रेस करो.
प्रवीण। Sir, marginal cost is the additional cost of the production. Average cost is also known as the price. Marginal cost diagram is U shape, inverse U shape. देखो सबसे पहले मैं बताऊं? हाँ, ये इसने मांगा है कितने, 4 नंबर में है, 4 मार्कर में। हाँ बोल। सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन कॉस्ट incurred on additional unit of quantity produced. Both AC and MC curve is U-shaped curve. AC is U-shaped curve due to law of variable proportion. Both AC and MC are U-shaped curve due to law of variable proportion, which means increasing production, decreasing cost, decreasing production, increasing cost. फिर लिखोगे in the given diagram when MC is less than AC, MC is less than AC, AC falls. When MC is equal to AC, AC is at its minimum. When MC is more than AC, AC rises. That's it. ये हो गया आपका पूरा 4 नंबर तैयार। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिंपल है, तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो जरा। Question number 31. How does an increase in demand of a commodity affect its equilibrium price and equilibrium quantity? हाँ जी, कौन बताएगा? अब उसने इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोली है, तो आप यहां क्या बताओगे? सबसे पहले इन द गिवन डायग्राम ओपी इज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस, ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ई इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम डी टू D1. So at OP price consumer is demanding OQ1 quantity. अब सेम प्राइस पे वो ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, ठीक है? सो Q1 shows excess demand. Q1 शो क्या कर रहा है? excess demand. So hence excess demand will lead to competition among the consumers. Hence the price will rise. Price बढ़ेगा, with the increasing price supply will expand, and from F point demand will contract, shown with the help of arrows, and this process will continue until the new equilibrium point E1 is maintained at a new price P1 at a new quantity Q2. तो ये आपका इसका आंसर हो गया जो आपको लिखना है। नेक्स्ट, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस लिखना है। 2 एग्जांपल सा मेरी बुक में सबसे पहले पेज पे लिखा हुआ है। हाँ लीजा। सर मैं आंसर दे दूंगी। हाँ दो। सर इसके लिए हम पहले टेबल बनाकर बेसिस लिखेंगे, एक इनकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले, उसके बाद इनके टूल्स और इनका दूसरा नाम जो है, और फिर एग्जाम्पल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स studies the individuals, macroeconomics study the economy as a whole. The tools used for microeconomics is आपका कौन सा? Demand and supply. And the tool used for macroeconomics is आपके income and employment theory, income employment, aggregate demand, aggregate supply. Microeconomics में we study the price theory, macroeconomics में we study the income employment theory. Microeconomics के एग्जांपल दे दो, मैक्रो एग्जांपल दे दो, that's it. पॉजिटिव और नॉर्मेटिव आपको पता ही है क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स when the economy deal with the things as they are, and normative is like should be, should be. उसके बाद उसके ये आपका उसमें 4-5 पॉइंट मेरे पैराग्राफ दिया हुआ है, वो पढ़ के इसके एग्जांपल के साथ दे देना। 33, एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कौन बताएगा? सिर्फ नाम, सारांश। Sir, it represents various bundles of goods which provide the same satisfaction to the consumer. It is always downward sloping because quantity of one commodity can be increased by decreasing the quantity of second commodity. And third, it is the convex shaped because of decreasing MRS. अब आपके पास की 4 प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, which means to increase the consumption of one commodity, the consumer has to sacrifice the consumption of other commodity. Second, the various indifference curve. एक सेकंड अदिति। The group of all the indifference curve is known as ICMAP, where each combination on higher indifference curve gives higher level of satisfaction. तीसरा,
टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि डिफरेंट कॉम्बिनेशन एट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व गिव डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो। चौथी प्रॉपर्टी होती है आईसी कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द रीजन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, which means to increase with every increase in the consumption of one commodity, the lesser and lesser unit of other commodity is sacrificed due to law of DMU। तो ये आपको प्रॉपर्टीज विद डायग्राम समझा देना कोई भी तीन अच्छे से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है अंडर आईसी अप्रोच, ये आपको सिखाया हुआ मैंने। आप डायग्राम बना लेना पहले ऐसे वाला, ये डायग्राम बना लेना IC1 P पॉइंट, ये भी दिखा देना 6 नंबर का तो रज के लिख लेना, और ये IC2। सबसे पहले समझाना T इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर OM अमाउंट ऑफ X एंड ON अमाउंट ऑफ Y कमोडिटी कंज्यूम करके कंज्यूमर इज सेट टू इक्विलिब्रियम वेयर MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY। पहले तो कंडीशन लिखना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है उसकी डेफिनेशन। Consumer equilibrium is a situation where consumer spend his given income on the consumption of two goods in such a way that he derives equal and maximum satisfaction. Here, two conditions are slope of indifference curve is equal to slope of budget line, or MRS XY is equal to PX upon PY. और दूसरी कंडीशन MRS should be continuously falling। उसके बाद इन द गिवन डायग्राम P पॉइंट शो द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पे MRS XY is equal to PX upon PY। At point A, MRS is more than PX upon PY। So this shows consumer is consuming more of Y and less of X। So to be in equilibrium, he will buy more of X by sacrificing lesser and lesser of Y to reach equilibrium। At point D, MRS is less than PX upon PY। So to reach the equilibrium, he will sacrifice more of X and lesser of Y to reach equilibrium। नहीं, to sacrifice lesser of Y, X को sacrifice करेगा और Y को gain करेगा जब तक equilibrium में ना आ जाए। तो 3 पॉइंट ये समझाओगे और साथ में लिख दोगे any combination on IC2 gives higher level of satisfaction, but वो उसके बजट से बाहर है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। any combination below IC curve, जहां पर वो उसकी बजट लाइन से नीचे है लेकिन उसकी पूरी इनकम स्पेंड नहीं हुई है इसलिए वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकता। तो ये आपको इसका प्रॉपर आंसर लिख देना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन शोज, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन होता है आपका द फंक्शनल एंड टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। तो ये आप फंक्शन लिख दोगे ऐसे। फिर उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन की डेफिनेशन लिख दोगे, उसका शेड्यूल बना दोगे, उसका डायग्राम बनाओगे। डायग्राम फ्री हैंड बनेगा ये। तो ये हो गया आपका इसका डायग्राम। टीपी इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग रेट 3 फेजेस बता दोगे। लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन क्या होता है? कीपिंग फिक्स्ड फैक्टर फिक्स विद एवरी एडिशनल ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड। टीपी इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रेट, देन फाइनली फॉल्स। फिर शेड्यूल बना दोगे। शेड्यूल में आप ले लेना लैंड 1 एकड़ की लैंड, लेबर ले लेना 0 1 2 3 4 5, एमपी ले लेना आप 0 2 4 6 5 3 0 -2, टीपी ले लेना आप इसका 0 2 6 12 17 20 20 18। फिर यहाँ पर आप दिखा देना, ये डायग्राम बना देना, फिर दे देना कि टिल इतने यूनिट पे टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट फेज 1 as long as MP is rising, and maximum TP is increasing till this phase 2 as MP is falling and 0, and TP finally falls phase 3 when MP is negative। और ये डायग्राम बना के in the given diagram till point P TP increasing and increasing rate when MP is rising and maximum at R phase 1, from point of inflection to point M TP increasing and decreasing rate till maximum when MP is falling and 0, or TP finally falls ये स्टेज 2 when MP is negative स्टेज 3। और प्रोडक्ट प्रोड्यूसर विल लाइक टू स्टे एट स्टेज 2 क्योंकि इस पॉइंट स्टेज पे उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रही है और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मिल गया है। तो ये आपका 6 नंबर का प्रॉपर बनेगा 100-150 वर्ड का आंसर 6 नंबर का। तो ये था आपका एंटायर पेपर जो आज हमने डिस्कस कर लिया आपकी क्लास 11th इकोनॉमिक्स का।